अच्छा जी। अच्छा मेरे भाई, अभी हमने पिछले पार्ट में एक तो क्वेश्चन किया टुसुकी लिमिटेड वाला, और कौन सा जी किया जी, कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड वाटर लिमिटेड वाला। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा, अब ना मैं दोनों पे थोड़ा सा दोनों को रिवाइज करवाना चाह रहा हूं, दोनों को। इधर देखें, पहले मैं आता हूं किस पे, स्पुटनिक वाला, टुसुकी लिमिटेड वाले पे। असल में वो स्पुटनिक वाला आपको होमवर्क देना ना, बार बार मुंह से निकल रहा है, बार बार मुंह से निकल रहा है, बार बार मुंह से निकल रहा है। इधर देखें भाई मेरे, इधर देखो भाई, इधर देखो, हमारा साल कौन सा है, देखो शाबाश, ये तवज्जो से बात सुन लें, कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये सवाल होगा, वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा साल कौन सा है, लेकिन हमें कंपैरेटिव भी बनाना है। कंपैरेटिव मींस पिछले वाला साल 2020। स्टार्ट कब से करेंगे, 1 जैन से, 1 जैन 2020 से। मेरा पहला मासूमाना सवाल आपसे, क्या 1 जैन, ये बड़ी अहम बात होने लगी है, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्या 1 जैन 2020 से पहले कभी रीवैल्यूएशन हुई है? ये ना कुछ बच्चों को ना मसला आता है, सर ओपनिंग में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। क्या 1 जैन, ये थोड़ा पॉज लेके समझाना जरूरी होता है ना जी, क्या 1 जैन 2020 से पहले कभी रीवैल्यूएशन हुई है? यस सर। किस तारीख पे? मैं ऑफिस बिल्डिंग की बात कर लेता हूं, हुई है सर? 116 की, 100, और कितने साल हमारे वाले साल से पहले? अब हमारा साल 20 भी बन ही गया ना कंपैरेटिव की वजह से, असल तो 21 है, कंपैरेटिव की वजह से वो भी साल हमारा ही है ना। कितने सालों की डेप्रिसिएशन भी किताबों में आई होगी? 1 साल, सिर्फ 19 की, 20 तो हमारा है ना, यानी मैं 20 की बात कर रहा हूं ना, कंपैरेटिव होने की वजह से हमारा ही साल हो गया ना वो भी। अब इधर देखो, अगर कॉस्ट मॉडल हो तो मैं हमेशा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाले ओपनिंग बैलेंस में कॉस्ट लिखता हूं। क्या 2020 जो हमारे वाला साल है, इससे पहले कभी रीवैल्यूएशन हुई है? यस। अब इधर भाई, इधर जरा कैमरा करना है आपने जी। 116 की रीवैल्यूड अमाउंट नजर आ रही है आपको? ये देखें इधर आके, बिल्डिंग में 116 नजर आ रहा है आपको? ये है रीवैल्यूड अमाउंट। क्या है? और आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हुआ है, यानी रीवैल्यूएशन के बाद हमारे साल तक, यानी 20 हमारा साल ही है, 1 साल ना। 116 रेजिडुअल वैल्यू माइनस 0 डिवाइडेड बाय वो रिवाइज हो गई थी हमारे साल में 9, क्या 2000 जी 20 में 9, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आनी है ना, 1 साल की डेप्रिसिएशन आनी है ना, डिवाइडेड बाय 9। सही है सर जी? ऐसे ही है सर? ये तो हमारे साल की आ गई डेप्रिसिएशन। 2019 में ओपनिंग की कितनी आनी है रीवैल्यूएशन के बाद, यानी रीवैल्यूएशन थी, रीवैल्यूड अमाउंट थी 116 की, कितने की बच्चों? ऐसे ही है ना? इस दौरानिये में एसेट कितना डेप्रिशिएट हुआ? सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल ना। तो पिछले वाले रीवैल्यू, ये तो हमारे साल की आ गई, पिछले वाले रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ने 116 डिवाइड करने किससे बच्चों जी, वो कितनी है, वो कितनी है बच्चों? आज तक एसेट कितना इस्तेमाल हो चुका था जी? 1.5 का। ऐसे ही है सर जी? ऐसे ही है सर? तो पुरानी किताब, हमारी किताबों में, यानी अगर मैं ये कहूं आपसे 2019 में, ये 2019 में इधर तक जब आए तो 1.5 साल पहले हो चुका था जी 19 में। इसका मतलब है जब रिवैल्यूएशन हुई ये सारा तो क्या हो गया, खल्लास हो गया ना, एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ ये 8 रुपए डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है, हमारे वाले साल तक आने के लिए कंपैरेटिव है, तो किताबों में कितना नजर आएगा? 8 रुपए। कितना नजर आएगा? 8 रुपए। ओके सर? ओके सर? अच्छा, यही सलूक हमने करना है बच्चों किसके साथ? यही सलूक हमने करना है वेयर हाउस के साथ। एसेट एक्वायर कब किया? बोलो शाबाश। 1 जुलाई 18 पे। कब किया बच्चों? हमारा साल कब स्टार्ट हो रहा है? 1 जैन 2020 पे, 20 पे ना। क्या 2020 से पहले कभी एसेट रीवैल्यू हुआ है? हुआ है? इसका मतलब है इस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में इधर बच्चों हमेशा याद रखना वही वाली अमाउंट नजर आएगी जो कि रीवैल्यूड अमाउंट है। अगर तो नहीं हुआ हमारे वाले साल तक, यानी 20 को समझ लेना अपना साल कंपैरेटिव होने की वजह से,
तो अगर तो ये कभी भी रिवैल्यूएशन ना आती इस पे, तो इधर हमेशा कॉस्ट नजर आती। अब रिवैल्यूएशन हुई है इस पे, इधर क्या नजर आना चाहिए? रिवैल्यूड अमाउंट। क्या मेरे भाई? अच्छा, हमारा कंपैरेटिव है 2020। मुझे बता दें रिवैल्यूएशन कब थी? बोले 19 में। यानी हम इस टाइम खड़े हैं 1 जनवरी 2020 पे। रिवैल्यूएशन कब थी? 1 जनवरी 19 पे। 19 से पहले वाली तो सारी एलिमिनेट हो चुकी होगी। इधर जो ओपनिंग में, यानी द डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 20 1 साल है। क्या है? 1 साल है। रिवैल्यूएशन के बाद का दौरानिया 1 साल का है। 1 साल की डेप्रिसिएशन किताबों में नजर आएगी। यह है रिवैल्यूड अमाउंट। क्या है बच्चों? जी, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? 19 की डेप्रिसिएशन की। वो जितनी होगी वो ओपनिंग होगा ना। 138 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इसके लाइफ थी टोटल 12 साल, और भैया सिर्फ कितना इस्तेमाल हुआ था? अभी 6 महीने। तो 19 की जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मैं 11.5 से डिवाइड करूंगा, और वो आ गई है 12 रुपए की। कितने की? वो आपको ये नजर आ रही है। वो आपको बच्चों ओके है सर जी? ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये बच्चों को ना मुश्किल आती है इधर, सर इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इधर क्या लिखना है भाई? अगर तो हमारे वाले साल से पहले ऐसा, बस अब तो याद कर लो ना, अगर तो हमारे वाले साल से पहले एसेट कभी रीवैल्यू हुआ, इधर रीवैल्यूड अमाउंट आएगी। अगर नहीं हुआ तो नोट लिखें, जनरल नोट्स में जाके नोट लिखें, जनरल नोट्स में नोट लिख लें। भाई आपसे मैंने ये भी अर्ज की थी कि आपने टैगिंग करनी है। अब जिस तरह स्पुतनिक लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाया आपको, अब आपने इसमें नंबर लिखना था ना अपने रजिस्टर पे, किस सफ़े पे है, फिर उधर पास पेपर पे जाके पेज नंबर लिखना। ये करो ना बच्चों, ये करो ना प्लीज। नहीं किया तो चलो यार कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, आज से शुरू करो ना यार। लिखा करो बच्चों, लिखा करो। भाई अगर नहीं भी लिखा ना, तो आज वाले सफ़े को 50 नंबर दे दो ना। जी लिखो। नोट बनाते हुए नोट बनाते हुए नोट बनाते हुए इस बात का ख्याल करना है, नोट बनाते हुए जलील साहब किधर हैं? चेंज कर रही जगह तुमने? जगह ना चेंज कर। अच्छा, नोट बनाते हुए, वो सारा जाविया हिल जाता है भाई, उधर बैठे हुए थे पहले। जी, नोट बनाते हुए इस बात का ख्याल करना है, नोट बनाते हुए इस बात का ख्याल करना है कि हमारे वाले साल से पहले अगर तो रीवैल्यूएशन नहीं है, नोट बनाते हुए इस बात का ख्याल करना है कि हमारे वाले साल से पहले अगर तो रीवैल्यूएशन नहीं है, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के ओपनिंग में, इधर तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के ओपनिंग में हम कॉस्ट लिखेंगे। हम बोलो शाबाश, कॉस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है। और अगर बेटा किताब पे लिखा करो ना, किताब पे लिखा करें। और अगर हमारे वाले साल से पहले अगर रिवैल्यूएशन है, और अगर हमारे वाले साल से पहले रिवैल्यूएशन है, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के ओपनिंग में, तो शाबाश बोलो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के ओपनिंग में रिसेंट वाली रिवैल्यूड अमाउंट लिखा करेंगे। लेटेस्ट स्लैश रिसेंट वाली रिवैल्यूड अमाउंट लिखा करेंगे। ओके है मेरे भाई? सही है। और आगे लिखो,
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग में, और शाबाश, थकना नहीं है, थकना नहीं है। जब आपको थकावट महसूस हो कहो कि भाई मैं तो कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं कैसे थक सकता हूं, कहा करो खुद को, कहो आप खुद अपने लिए मोटिवेशन हो मेरे भाई। अगर आप थकने लगो ना, अब मैं फॉर एग्जांपल पढ़ा पढ़ा के मैं थक गया हूं, तो मैं अपने आप से मुझे क्या कहना चाहिए, भाई अगर मैं थक गया तो ये बच्चे तो ऑटोमेटिकली थक जाएंगे। इसलिए आपने भी खुद से कहना है, आपने कहना है अगर मैं थक गया तो वो मेरे जज्बे, वो मेरे क्या कहते हैं जी, जो मेरे ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो मिशन है, मेरा जो बेशक आपको पता ही नहीं है अभी, आपने कभी लिखो भाई आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। ऐसे इंसान, ऐसे तो भाई क्या उसका नाम है, जिंदगी में कुछ अच्छा करके जाओ, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने उस्तादों के लिए भी आपको अच्छे लफ्जों में याद करें। सही है भाई जी। क्या लिखवा रहा था भाई जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग में हमें वो अमाउंट लिखनी है, हमें वो अमाउंट लिखनी है जो रीवैल्यूड अमाउंट से लेकर, जो रीवैल्यूड अमाउंट से लेकर हमारे साल के शुरू तक की एक्यूमुलेटेड, रीवैल्यूड अमाउंट से लेके हमारे साल, बोलो शाबाश, हमारे साल के शुरू तक की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे वाले साल के शुरू तक की जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग में नजर आ रही है, जो कौन सी लिखनी भाई, जो वर्किंग में। अब मैं इधर से प्रूव करवाता हूं आपको, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, दोबारा एक दफा देखो, तसल्ली से, जल्दी नहीं है। अच्छा नोट पढ़ लो पहले 1 मिनट, दोनों नोट पढ़ लो जो लिखवाए आपको, दोनों नोट पढ़ लो, दोनों नोट पढ़ लो। शाबाश 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 शाबाश, थकना नहीं है, थकना नहीं है। जी पढ़ लिया मेरे भाई हैं? अच्छा अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जो। क्या मेरा पहला सवाल, आप वेयर हाउस को देख लो या बिल्डिंग को, मैं वेयर हाउस को देख रहा हूं। हमारा साल कंपैरेटिव शुरू होना है 1 जनवरी 2000 बोलो 20 पे, 20 पे होना है ना? क्या इससे पहले रीवैल्यूएशन है? क्या इससे पहले रीवैल्यूएशन है? मुझे बताओ, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो शाबाश। रीवैल्यूड अमाउंट रिसेंट वाली देखो कब है, 1 जुलाई 19 पे, वो रीवैल्यूड अमाउंट बता दो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की ओपनिंग में वो लिखा है मैंने 138। सब बच्चों को नजर आ गया भाई? अब सवाल ये है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिखना है। रीवैल्यूड अमाउंट से लेके, रीवैल्यूड अमाउंट कब की दी है, 1 जनवरी 19 की, उससे लेके हमारे वाला साल है 1 जनवरी 2020, इसके दरमियान बच्चों 31 दिसंबर, ये है बच्चों क्या 19। सही है, ऐसे ही है ना? ये रीवैल्यूड अमाउंट, ये वाली रीवैल्यूड अमाउंट से लेके ना इधर तक देखो ना 2020 किधर तक के, जज्बाती नहीं हो ना, ये है, हाँ ये इधर देखो बच्चों। अब मुझे बताओ 1 जनवरी हमने कहां तक आना है, 20 हमारा साल है, ऐसे ही है ना? इधर तक देखना है बच्चों, इधर तक देखना, हमारा साल इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके दरमियान कितनी डेप्रिसिएशन है, वो आपने लाके किधर लिख देनी है। अब घर जाके आप तसल्ली से ऐसे ये इसको ऐसे या खुद करो, फिर हाँ ये बेबी का इशारा तो नहीं है जी, ये आप खुद करो ना चांद, ये खुद करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये अमाउंट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है, और ये हमारे वाले साल का आगाज है 31 दिसंबर 19 का मतलब 1 जनवरी 2000 बोलो शाबाश, इसके दरमियान में ये कितना है बच्चों? डन मेरे भाई। उसके नीचे तो फिर हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन 9 रुपए की नजर आ रही है ना आपको, ये देखो। ओके सर, ओके डन, कोई मसला, ओके सर जी। अच्छा अब ना ये वाला क्वेश्चन है जी आपके पास, ये वाला क्वेश्चन आपके पास है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन
अब आपको मैंने पास पेपर का क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन नंबर 16 स्पुतनिक लिमिटेड वाला। कौन सा? स्पुतनिक। अभी देखे ना, अभी देखे ना, अभी देखे ना, अभी ना देखें, अभी ना देखें। वो क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 15। इधर देखो, इधर देखो। हाँ 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 हाँ। ये 27 कैसे आया भाई? ये 31 दिसंबर 2019 है, यानी 1 जनवरी 20 ही है ना, वही है ना। सरप्लस कितना किताबों में नजर आ रहा है? इधर 31 दिसंबर 19, इसका मतलब 1 जनवरी 20 है। किताबों में कितना नजर आ रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा, ये फिर हमारे साल की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थी, जो 3 से मैंने ये कर दिया, ये ओके। अच्छा अच्छा भाई, इधर देखो जरा, इधर देखो, इधर इधर मुतवज्जे हो जरा। उस क्वेश्चन में आपने बिल्कुल इस तरह की वर्किंग करनी है, वो भी कंपोनेंट ऑफ एसेट का सवाल है। वो भी क्या है बच्चों? उसमें मेरा ख्याल है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल होना है डेप्रिसिएशन के लिए। वो तो मसला नहीं है, मेरा ख्याल है किसी होना है ऐसे कुछ, या मुझे याद पड़ता है। अच्छा इधर देखें, अब अगर बच्चों इधर, ओ भाई इधर इधर, अगर मुझे कभी बाइफरकेशन करनी पड़ जाए, क्या करनी पड़ जाए? उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर कंपोनेंट की कॉस्ट तो लहदा दी, डेप्रिसिएशन का तरीका भी लहदा, वो डेटा भी लहदा दिया, फिर उन्होंने रिवैल्यूएशन कर दी। क्या कर दी? जब की ना रिवैल्यूएशन, तो मेरे भाई रिवैल्यूएशन करते हुए हर कंपोनेंट की लहदा लहदा रिवैल्यूड अमाउंट नहीं बताई, इकट्ठी बताई है। अब उसको आपने करना है बाइफरकेट। और याद रखना, पूरी अकाउंटिंग में जब भी कभी बाइफरकेशन आपने करनी हो, वेटेड एवरेज की बेस पे करते हैं। किस बेस पे करते हैं? ये नहीं करना डिवाइडेड बाय 3, ये कोई बाइफरकेशन नहीं है, ये इंसानों वाली आपने बाइफरकेशन नहीं की, पढ़ लिखों वाली बाइफरकेशन करनी है। सर ये कॉस्ट मॉडल है, ये क्या है बच्चों? अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो, खुद कोशिश करनी है आपने, इधर ऐड हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, और आगे क्या ऐड हो जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। क्या ऐड हो जाएगा? अच्छा, अब बच्चों इधर 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 तवज्जो से, तवज्जो से। अब इधर आ जानी है बच्चों, ये क्या आ गई? ये बुक वैल्यू। ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? बुक वैल्यू। क्या है भाई? बुक वैल्यू। अब आपने क्या, उसका नाम है, ये सरप्लस वाला कॉलम आ रहा होगा, इधर आपने क्या करना है बच्चों? एक लाइन, बिल्कुल वही असूल, आपने एक लाइन छोड़नी है, रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। बट जब आप इधर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे ना, किधर गई भाई? जब आप रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे ना, द प्रॉब्लम इज रीवैल्यूड अमाउंट। क्या बच्चों? ओहो भाई, नहीं नहीं, उसका मसला नहीं लग रहा, छुट्टी करता हूं मैं, छुट्टी। आज तो बैठोगे आप, अभी आधा पौना घंटा इधर ही हो। अच्छा चलो, आपने लिखनी है रीवैल्यूड अमाउंट। क्या लिखनी है? लेकिन वो टोटल है, लेकिन वो क्या है बच्चों? वो टोटल है। आपने उसको ना 3 हिस्सों में तोड़ना है। क्या करना है? कैसे तोड़ेंगे? ये उसने खुद आपको सवाल में बताया हुआ है। क्या किया है बच्चों? वो सवाल आप पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे बच्चों? आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं। क्या करता हूं बच्चों? ये जो 783 की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, क्या है बच्चों? अगर इसको तोड़ना पड़ा आपको, अभी तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना आपने, अगर इसको तोड़ना पड़ता तो कैसे तोड़ते? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, वेट के हिसाब से हर किसी को इज्जत दी जाती है। इधर लिखते आप 783, कितना लिखते? आप क्या करते बच्चों? इधर देखो बहुत तवज्जो से, आप कहते इंजन का हिस्सा इस 4300 में कितने परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 783। क्या मेरे भाई? आप करते इस 4300 में इंजन का कितना हिस्सा है, आप करते 1500 डिवाइडेड बाय 4300 मल्टीप्लाई बाय 783, फिर आप करते 2000 डिवाइडेड बाय 43, परसेंटेज आ जाती ना, आपने परसेंटेजेस के हिसाब से बाइफरकेशन कर दी, मल्टीप्लाई बाय 783, फिर आप करते इसका हिस्सा तो 800 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल के अंदर, आपके पास परसेंटेज आती, आप उसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 7 है, ये आप बाइफरकेशन कर दी। क्या कर दी? रीवैल्यूड अमाउंट की भी ऐसे ही आपने क्या करनी है? बाइफरकेशन। आपके पास फिर 3
आपके पास क्या आ जाएंगी, रीवैल्यूड अमाउंट्स आ जाएंगी भाई। आप बुक वैल्यू का और उसका कंपैरिजन करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, सरप्लस को तो खैर इतना मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ काम है रीवैल्यूड अमाउंट को तोड़ना। सरप्लस की तो एक एंट्री होनी है, उसकी अलग एंट्री नहीं होनी। हाँ ये बात समझ आई आपको। अब आपके पास रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, इस बेसिस पे अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देनी है। आप क्वेश्चन खुद करें, बेशक नहीं समझ आता ना, रीवैल्यूड अमाउंट को जिस मर्जी बेसिस पे आप क्या कर दें बच्चों, तोड़ दें। हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, सवाल को चलाना है। आपको पता भी है ना मैं गलत कर रहा हूं, करें करें, गलत करें, गलत करें, गलत करें, करते जाएं गलत क्वेश्चन, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह क्या हो जाएगा बच्चों, पेपर पास हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है अकाउंटिंग ना, काउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग हमारे टाइम पे ना कैफ 1 होता था। क्या होता था, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था इस पेपर पे, मुझे था कि ये तो मेरा पास नहीं होगा। तो क्या उसका नाम है, दोस्त था, उसने कहा यार तू मतलब एक आधा टेस्ट ही दे के देख ले। आखिर में टॉपिक चल रहा था फाइनल अकाउंट, मैं भी शायद नेमतुल्लाह की तरह का था। आखिर में टॉपिक चल रहा था फाइनल अकाउंट। क्या बच्चों, ये जो आपको मैं जोर देता हूँ ना, सवाल करो सवाल करो, क्योंकि मेरा अपना कॉन्फिडेंस इस वजह से, मेरा पर्चे इस तरह पास हुए हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जी 20 नंबर का टेस्ट में आ गया, और वो शायद आखिरी टेस्ट था, और उस टाइम पे हमारी रिवीजन चल रही थी। मैंने कहा यार, दोस्त कहता यार भाई टेस्ट तो दे देना, टेस्ट तो दे दो, टेस्ट तो दे दो। मैंने कहा अच्छा यार चलो टेस्ट दे देते हैं। टेस्ट का जब रिजल्ट आया, मेरे 20 में से 17 नंबर आए। कितने, और मुझे यकीन करें मुझे नहीं था पता कि यार, अच्छा मुझे था कि मैंने तो कभी आज तक जिंदगी में सवाल ही अपने हाथ से नहीं किया था। मुझे था कि यार ये किस तरह 17 आ सकते हैं, मैं हैरान परेशान। मैं टीए के पास गया, मैंने कहा यार ये पेपर आपने कैसे चेक किया, ये तो, क्योंकि आगे 1 महीना पर्चों में रह गया था, तकरीबन 1.25 महीना रह गया था। मैंने कहा कि यार ये 17, उसने कहा भाई आपने जो किया है ना, आपने फॉर्मेट पूरा बनाया, आपने एडजस्टमेंट्स के इम्पैक्ट लिए हैं। क्या किए हैं, समझ आती थी काउंटिंग, ये नहीं समझ नहीं आती, लेकिन सवाल ही कभी नहीं किया। तो मेरे कौन, मैं चाह रहा था मैं पेपर ना दूं इस दफा, अगली दफा पर्चा दूंगा। अच्छा भाई, अब क्या उसका नाम है, जब मैंने देखे ना 17 नंबर मेरे, तो मैंने कहा यार इसका मतलब है मेरी एंड वाले फिगर्स तो शायद गलत हैं, लेकिन मैंने सारी पोस्टिंग सही की है फाइनल अकाउंट में, एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट भी लिया, सारा कुछ किया। तो जिनकी काउंटिंग अच्छी थी उनके शायद नंबर थे 13, 14, 15, 16। तो उधर से मेरा कॉन्फिडेंस बना, लेकिन फिर भी अंदर से डर बहुत ज्यादा था। जब आपने कभी टेस्ट ही नहीं दिया, जब आपने कभी होमवर्क ही नहीं किया, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। फिर उसके बाद पर्चे में गए। अब यकीन करें चीजें सारी दिमाग में थी, लेकिन हाथ नहीं चल रहा था। अच्छा, अब हिम्मत करके ना मैं चलाता गया, क्योंकि मेरे जहन में था यार उस दिन मुझे 17 नंबर आ सकते हैं ना, तो पेपर पास हो सकता है अगर मैं करता जाऊं, बस गलत मतलब करता जाऊं, जो समझ आता है करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं। पूरे 3.25 घंटे में अपनी पूरी हिम्मत कोशिश की। उस टाइम हमारा टैक्स का पेपर होता था, टैक्स सुबह टाइम था और अकाउंटिंग सेकंड टाइम था। उस दिन एक दिन में 2 पेपर थे, पहले मैं टैक्स का पेपर दे चुका था, अब सेकंड टाइम था अकाउंटिंग का पेपर। अब मेरी बस हुई है, दिमाग नहीं चल रहा। 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक पेपर था जी टैक्स का। उसके बाद जी, कि उसका नाम है, अकाउंटिंग का पर्चा था 2 बजे से लेके 5:15 बजे तक। अब ये जो गैप था ना, उसमें क्या उसका नाम है, समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, किया पर्चा किया, जो समझ आता है करते गए, करते गए, करते गए। साथ दोस्त बैठा हुआ था, जैसे नहीं उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ, बस ऐसे करते गए, करते करते गए। जब पर्चा खत्म हुआ तो मैंने कहा था सुना भाई, मैंने कहा यार हिम्मत तो पूरी की है, लेकिन पेपर कोई नहीं पास होना। मैंने कहा अगली दफ़ा टीचर से पढ़ना है। तो मैंने ये मतलब इस तरह, तो मैं जब आया तो सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि भाई सुनाओ पर्चा कैसा हुआ है। मैंने कहा जी हिम्मत पूरी की है। मैंने कहा लेकिन होना कोई नहीं है पास। कहते क्यों? मैंने कहा मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा इस तरह। अच्छा जी, तो लेकिन ये है, उन्होंने मुझे कहा यार नहीं, अगर तुमने हिम्मत की है ना पेपर में, और तुम एंड तक फॉर्मेट्स बना के चीज़ों को पहुंचाते रहे हो, तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। मैंने कहा यार हमें मार रहे हैं ये। जब रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह, पर्चा पास, टैक्स भी पास, वो भी पास, इकोनॉमिक्स भी पास, लॉ भी पास। उस टाइम लॉ और बी लॉ और सी लॉ मर्ज होता था, मतलब वो भी 2 सब्जेक्ट थे, वो भी पास। तो भाई हिम्मत कोशिश करनी है, क्या करनी है, हिम्मत कोशिश, हिम्मत कोशिश, हिम्मत कोशिश करते रहो। इंशाल्लाह नंबर्स वाले सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे आपके, नंबर्स वाले सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह निकल जाएंगे। बस आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जो समझ आता है पेपर में करते जाओ। एम नहीं मैं आपको कहता राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो। भाई एग्जामिनर प्रोसीजर के नंबर देगा, किस चीज के नंबर देगा मेरे भाई? इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 15 पास पेपर का करना है, कौन सा? और चाहे समझ आए ना आए, आपने तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ करना है पर्चे में। जनरल एंट्रीज का सवाल है, क्या है बच्चों? करेंगे इंशाल्लाह। पासिंग मार्क्स लेने हैं, क्या करने हैं? समझ आए ना आए, रीवैल्यूएशन अमाउंट को। भाई अभी छुट्टी तो हुई नहीं है, क्या कर रहे हो? अच्छा मैंने तो भाई नहीं अभी कम से कम ना,
जी बच्चे, जी 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 मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 पे आ जाएं, शाबाश। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 पे आ जाएं बच्चों। ये IS 16 का है ना। आप नहीं भाई, सीनियर आपके डराते हैं, उन सीनियर के बाद बैठना छोड़ दो। उन सीनियर का अपनी कितनी अटेम्प्ट में पास है मुझे बता दो। नहीं पास है ना तो यार उन्होंने डराना ही है ना, तो सीनियर के अच्छे ढूंढ लो ना यार। जी 190। भाई आपकी जो सोहबत है ना, आप जिस तरह की कंपनी में बैठते हैं आप भी वैसे ही हैं। फिर ये बात याद रख लो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आप उनके साथ बैठे, आपका अपना ऑटोमेटिकली दिल करेगा पढ़ने को। अगर कंपनी ठीक नहीं है, फौरन फौरन सबसे पहला काम ये करो, पढ़ाई तो बाद में है ना, सबसे पहले आज ही चेंज कर लो उसको। आज ही चेंज कर लो। जी पेज नंबर बच्चों, जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, सिर्फ आपको हाईलाइट करवाना है बच्चों। कहता जी 2 मेजरमेंट मॉडल्स हैं जी ऑफ नॉन करंट एसेट आर एज फॉलोज। एक है जी कॉस्ट मॉडल, दूसरा क्या है बच्चों? अच्छा यार चुप कर दो ना। आफ्टर रिकग्निशन ऑफ एन एसेट एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी कैरिड एट इट्स कॉस्ट लेस एनी, बच्चों क्या आगे वाली बात अभी आप नहीं पढ़ सकेंगे चूंकि हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है आगे, इसलिए इसको फिलहाल के लिए पेंडिंग कर दें, पी कर दें इस सारे को। कॉस्ट मॉडल जो है उसमें हम क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना। जी याद है ना आपको। रिवैल्यूएशन मॉडल में आफ्टर रिकग्निशन ऑफ एन एसेट एंड आइटम ऑफ पीपी, कहता हुज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर तो चीज की वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है तो सर जी आप ना तो उसे कॉस्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो तो रिवैल्यूएशन तो बात की बात है ना, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। इसी तरह का रिवैल्यूड अमाउंट जो है वो रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है, आप रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। सही है सर। कहता शैल बी कैरिड एट इट्स रिवैल्यूड अमाउंट विच इज इट्स एट द डेट ऑफ, कहता लेस उसमें से आपने क्या कर देना है, सब्सिक्वेंट। यानी सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है, इधर उसने सब्सिक्वेंट, देखो आप पता नहीं लफ्जों पे गौर करते हैं कि नहीं, इधर उसने सब्सिक्वेंट का लफ्ज नहीं लिखा, इधर उसने सब्सिक्वेंट का लफ्ज लिखा है। और पहले वाली तो एलिमिनेट हो जाती है ना। लिखो 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 ना 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 ना, ना लिखो इधर सब्सिक्वेंट पे लिखो, यानी पहले वाली तो एलिमिनेट हो गई है, रिवैल्यूएशन के बाद वाली चन नहीं समझ रहे बात। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। जी आगे बच्चों, कहता एन एंटिटी शैल चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग एंड शैल अप्लाई दैट पॉलिसी टू एंटायर क्लास ऑफ पीपी। ये 2 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है जी, ये आपको पहले भी बताया था शायद। हर क्लास पे आपकी मर्जी है, आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करो चाहे कॉस्ट मॉडल, और ये कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना या रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना ये पॉलिसी है, ये बड़ा अहम लफ्ज है। ये क्या है बच्चों, ये याद कर लो, याद, ये पेपर में आ सकता है। सिनेरियो मैं भी बना देता हूं आपको। FAR 2 में थ्योरेटिकल सवाल अब आते हैं, सिनेरियो बेस्ड सवाल आना शुरू हो गए हैं। किसी एक अटेम्प्ट ने आना है, ये अब आ जाए, 2 अटेम्प्ट्स बाद आए, 3 अटेम्प्ट्स बाद, उसने R1 में 20-25 नंबर की थ्योरी दे देनी है किसी एक अटेम्प्ट में। ये मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अब पता नहीं किस अटेम्प्ट में ऐसा हो, 2-3 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल आया उसने कहा जी आपने जो है वो ऑडिट सीनियर हैं या पता नहीं जो भी हैं, आप मैनेजर हैं जी, आपने जी क्या उसका नाम है जी, किसी ने आपसे पूछा जूनियर आपका जो है, उसने कहा जी, या सीनियर मैनेजमेंट ने पूछा जी, उन्होंने कहा जी हम ना कॉस्ट मॉडल अप्लाई करने हैं, अब हम रिवैल्यूएशन पे जाना चाहते हैं, बताओ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। आपने कहना जी दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये क्या है जी, और आगे आपने क्या देना है, हर एंटायर क्लास ऑफ पीपी पे फिर हमें सेम मॉडल क्या करना पड़ेगा। बस मुख्तसर सा जवाब दे दिया आपने। सही है सर, सिनेरियो के साथ लिंक करके। और ठीक है मेरे भाई, यार जितना मर्जी मुश्किल चीज आ जाए, थ्योरेटिकल आ जाए, अगर ये लफ्ज याद है तो मुझे बताओ, नहीं थोड़ा वो लिख लोगे आप जी। आगे कहता फॉलोइंग कंसिडरेशंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट
फॉर अप्लाइंग द रीवैल्यूएशन मॉडल। जी क्या क्या रिलायबल मेजरमेंट, ये तो हमने बात कर ली ना। द फेयर वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कहता दिस मे बी और नॉट बी मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन। ये एक स्टैंडर्ड है बच्चों IFRS 13। क्या बच्चों? ये FAR 2 में भी नहीं, एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे। ये जो फेयर वैल्यू होती है ना, ये 2-3 तरह से फाइंड की जा सकती है। कभी कभी तो वही वाला एसेट उसी की फेयर वैल्यू पता चल जाती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे वजाहत कर रहा हूं, वैसे वजाहत कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, कभी कभी तो उसी तरह के एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट में उसी तरह का एसेट मौजूद होता है, उसके बेस पे फेयर वैल्यू बता दी जाती है। कभी उस तरह का एसेट मौजूद नहीं होता, सिमिलर एसेट तकरीबन उससे मिलता जुलता, जिसमें तकरीबन वही वाली खसूसियात हैं, वही वाली क्लास है, उस तरह के एसेट की बेस पे आप क्या निकाल लेते हैं? फेयर वैल्यू। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? ये वो कहना चाह रहा है। हो सकता है ये फेयर वैल्यू उसी चीज की हो सकता है सिमिलर वाली की हो। सही है भाई, उसकी बेस पे कंप्यूट की हो। ये खैर वैल्यूअर का काम होता है। किसका? ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहली। ये मैंने ऐसे ही वजाहत कर दी। IFRS 13 आपका स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर उसने सारा बताया है जी फेयर वैल्यू कैसे मेजर करना, लायबिलिटीज को कैसे करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सफिशिएंट रेगुलरिटी, ये देखना भी बातें पढ़ी हैं, सिर्फ मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बच्चों क्या? कब 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 कब, ठीक है ना। कहता ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ आइटम बीइंग, जो आपको अंग्रेजी की लाइन लिखवाई थी। कहता व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स, कहता डिफर्स मटीरियली, क्या बच्चों? फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट ए फर्दर रिवैल्यूएशन इज, सवाल आ गया जी। कहता रिवैल्यूएशन कब कब करनी है? आपने कहना जी जब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तब आपने जी, या मटीरियली, तब आपने रिवैल्यूएशन कर देनी है। या आपको लिखवाया भी था। कहता सम आइटम्स ऑफ पीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंजेस इन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रही होती है, thus necessitating एनुअल, ये लिखवाया था ना आपको, जिसमें वोलाटाइल चेंज हो, उसकी रिवैल्यूएशन फिर सालाना बेसिस पे कर दें। सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशंस, कहता मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि आप हर साल रिवैल्यूएशन करें। कहता मैं इस बात को पसंद, एक एसेट की फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रही मटीरियली, कहता बिला वजह हर साल रिवैल्यूएशन किए जा रहे हैं। कहता मैं इस बात को पसंद, कहता सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशंस आर अननेसेसरी, गैर जरूरी हैं फॉर आइटम्स ऑफ पीपी विद ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन, ये औखी मुश्किल जुबान में जो उसने लिखा है, इसका मतलब ये है अगर कोई एसेट ऐसा है जिसकी फेयर वैल्यू मटीरियली या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है बुक वैल्यू से, सालाना बेसिस में चेंजेस नहीं हो रही, कहता हर साल रिवैल्यूएशन करने की जरूरत, इंस्टेड इट मे बी नेसेसरी टू रीवैल्यू देम ओनली आफ्टर 3 या, ये आपने लिखा हुआ है अपने पास ऐसे ही सर जी। क्लास वाइज एप्लीकेशन, इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड द एंटायर क्लास ऑफ पीपी टू विच दैट एसेट बिलोंग शेल बी, ये बात भी आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्लांट इज रीवैल्यूड, कहता ऑल प्लांट एंड मशीनरीज हेल्ड बाय एंटिटी मस्ट बी, ओके सर ये तो पता था। डेप्रिसिएशन, कहता रीवैल्यूड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड इन द सेम वे एज अंडर कॉस्ट मॉडल, सर सही है, लेकिन आपने रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करना है। लिख लो लिख लो लिख लो, ये सारी वैल्यूएशन है सर। एक सवाल था जी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे एफए में मटेरियल चेंज आ गया, अब हमें वैल्यूएशन करवानी चाहिए? भाई वो मैंने अर्ज कर तो दी थी पेपर में, जब जब क्या उसका नाम है सवाल आएगा, हम प्रैक्टिकली वैसे आप प्रैक्टिकली, मेरे भाई कंपनी की पॉलिसी है 3 या 5 साल के बाद। वो भी करवा ही लेते जी जी, अभी हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है इम्पेयरमेंट वाला, उससे भी पता चलता है, एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर से भी पता चलता है जी। अच्छा बच्चों चेंज इन, ये पढ़े अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन इंक्रीज या डिक्रीज, ये वैसे आपको पता है, ये वैसे आपको क्या है बच्चों, ये आपको पता है क्या है बच्चों। अच्छा ये रहने दूं पढ़ाने को, ये आपको यहाँ में मुश्किल हो जानी है बात। देखो अगर तो बच्चों सरप्लस पड़ा है तो, और लॉस आ गया, पहले उसको नेट कर लो, पहले लॉस को खत्म करो फिर सरप्लस में लेके जाओ। और अगर बच्चों क्या उसका नाम है जी लॉस किताबों में 10 रुपए का पड़ा है, सही है ना, हमने इतने सवाल कर लिए, और सरप्लस आया 20 का,
पहले 10 से उस लॉस को, ये वो कह रहा है, वो कह रहा है भाई, वो कह रहा है। और एक उसने बात की OCI वाली, क्या OCI का मतलब सरप्लस ना, सही है बच्चों। अच्छा ये मुश्किल हो जाएगी बात हमें बिला वजह। अच्छा अब ना बच्चों उसने ना 2 बातें की हैं, क्या की हैं ये ना मैं फिर बता दूंगा आपको, इसको पेंडिंग कर लो अभी। वैसे मुश्किल नहीं है, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना उसके ना उसको कम करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक तरीका तो ये है सालाना बेसिस पे जैसे डेप्रिसिएशन को कम किया जाता है वैसे कम कर दो। और एक और भी है, जब डिस्पोजल आए तब करो, कहता सालाना बेसिस पे ना करो, जब डिस्पोजल आए तब करो। क्या करो बच्चों? तब कम कर दो। कब कम करो बच्चों? ये कंपनी की पॉलिसी है। क्या है बच्चों? ये कंपनी की क्या है बच्चों? पॉलिसी है। क्या है बच्चों? ये मैं ना घर से बना के लेके आऊंगा इंशाल्लाह, वो ट्री से बना दूंगा ना, उससे लिंक करवा दूंगा। अभी इसको छोड़ो, इस बात को। ये पढ़ो जरा, डिस्क्लोजर्स नोट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 बच्चों। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल डिस्क्लोज ईच क्लास ऑफ पीपी। अब क्या बताना है डिस्क्लोजर में? अब ये पढ़े हुए हैं हमने, द मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। भाई इधर 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 दी, ये मेजरमेंट बेसिस मेरे भाई, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल। आगे कहता जी द डेप्रिसिएशन मेथड यूज, द डेप्रिसिएशन मेथड यूज, ये द यूज, कहता जी आगे कहता यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट, ये ओके मेरे भाई। ले सर आगे कहता था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग एट एंड ऑफ द पीरियड। इसको और ई वाले को मिला के पढ़ते हैं। ये तो बता दिया ना, ये तो बिगनिंग और बच्चों ये बिगनिंग इधर भी बच्चों बता दी और एंड वाली भी बता दी, ये तो बतानी है ना। अब इसके जो दरमियान में चीजें हैं, ये ज्यादा क्यों हो रहा, कम क्यों हो रहा, इसे कहते हैं रिकंसाइलिंग आइटम्स। क्या कहता जी? अच्छा इसको रट्टा नहीं लगाना, हो रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिनको लगाना होगा बता दूंगा। ए रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड शोइंग एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिब्बे में, इंक्रीज और डिक्रीज रिवैल्यूएशन। आगे वाला काट दो, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगले स्टैंडर्ड में आएगा ये। ओके सर। क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज। क्या बच्चों? ये सिर्फ पढ़ ले मेरे साथ। द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल पीपी प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज। क्या था? कभी कभी ऐसा होता है आपने बैंक से ना उधार लिया होता है और अपना एसेट बदले में गिरवी रखवा दिया होता है, जिससे असल में ना 3 चीजें होती हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है प्लेज और एक होता है बच्चों मॉर्गेज। ये आपने I2B में पढ़ा होगा, सही है सर। अच्छा अब तीनों के अपने अपने क्या, खैर वो एग्रीमेंट के मुताबिक देखना पड़ेगा क्या है। बहरहाल सादा बात, अगर कोई ऐसा एसेट है जिसे आपने एज ए लोन के तौर पे सिक्योरिटी रखवाया है, कहता सर जी ये आपने उसका डिस्क्लोजर देना है। क्या करना है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। क्या बच्चों? कहता द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज, जो आपने किताबों में रिकॉर्ड किए, इन द कैरिंग अमाउंट इन द कोर्स ऑफ इट्स, अगर किसी एसेट पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है, सही, यानी कैपिटल एक्सपेंस जो कह रहे हैं, कहता वो फिर आपको क्या करना पड़ेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट में आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन करवा ली, कहता वो क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगली बात, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ पीपी। कमिटमेंट किसे कहते हैं? जो पास में हो चुकी है, अभी होनी है। कमिटमेंट का मतलब बच्चों ना हो, वो कमिटमेंट क्या है जान? कमिटमेंट कहते हैं फ्यूचर में आपने कोई बात पूरी करनी है। अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी भी सप्लायर या वेंडर के साथ कि कल को हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट खरीदना है, कहता ये आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता दें। इस पे हो सकता है कि ऐसा प्लांट आपने खरीदना हो जो कि पता नहीं 5-7-800 मिलियन का हो, इतना हैवी एक्सपेंडिचर हो, कहता ये आज खड़े होके क्या कर दो, आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता दो। कहता इफ इट इज नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये SOCI कहते हैं इसे। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर थर्ड पार्टीज, ये इस लाइन का मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होता है आपके पास कोई एसेट है, क्या है बच्चों,
वो एसेट तबाह दे। जैसे वो था ना, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें क्या दिया था बच्चों, क्लेम हमारा एक्नॉलेज कर लिया था, एसेट को किताबों से बाहर निकाला, स्टेप 2 में एसेट की यादों को किताबों से बाहर निकाला, तीसरे स्टेप में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, वो डिस्पोजल की तीसरी टाइप जी। या फिर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें पैसे दे दिए, और सही है भाई, और सर जी हमने क्या किया, तीसरे आखिरी में प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड किया। कहता अगर दो, आप लॉ के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, दो पार्टीज होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिनका आपस में हुआ, किनका, इन्हें कहते हैं एक्चुअल पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी है सर, ये जो थर्ड पार्टी अंदर आ गई है बच्चों, अगर इससे आपको कंपनसेशन मिल रही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल पार्टी नहीं है, कहता फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किताबों के अंदर आपको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस एसेट पे जो कि एसेट इंपेयर हो गया था, लॉस और गिवन अप खराब हो गया था, चाहे आपने इंश्योरेंस कंपनी वालों को दिया नहीं दिया, कहता उससे रिलेटेड बच्चों अगर कोई अमाउंट आपको कंपनसेशन नुकसान की तलाफी रिसीव हो रही है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किधर, नोट्स में। आगे डिस्क्लोजर्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहता जी ये वाले जो है ना, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, बच्चों ये वाले जो है ना, ये वाले, ये स्पेसिफिकली कब आएंगे, बोलो शाबाश, ये स्पेसिफिकली कब आएंगे बच्चों, लिखो लिखो लिखो। और ऊपर वाले ये तो चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे क्या हो बच्चों, लिखो लिखो लिखो, ये स्पेसिफिक हैं। ये क्या हैं बच्चों, स्पेसिफिक हैं, किसके लिए, बोलो शाबाश, रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए। किसके लिए बच्चों, लिखो 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 लिखो। ये सिर्फ कब बताने हैं बच्चों आपने, बोलो शाबाश, जब रीवैल्यूएशन हो रही है। क्या बताना है, कहता जी व्हेन आइटम ऑफ पीपी आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट फॉलोइंग मस्ट बी, बच्चों बोलो क्या, अफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। क्या बच्चों, ऑन 1 जनवरी 2021, जो लेटेस्ट वाली तारीख है। फिर क्या बताना है, वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व्ड या नहीं, ये बताना है। ओके सर। कहता फॉर ईच रीवैल्यूड आइटम द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा इसका मतलब है इस पे लिखो 7.1, और ये वाला जो है ये क्या है बच्चों, 7.3 हमारा, और ऐसे ही है। ये देखो ना, हेड देयर भी, ये देखो ना भाई, ये बताना होता है जी। कहता था रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज ऑफ द पीरियड। ये देखो भाई, ये देखो, ये मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। कहता एंड एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस टू शेयर होल्डर्स। ये खैर लॉस से रिलेटेड की बात है। किससे रिलेटेड है भाई, एक बात तो मुझे बताएं, रीवैल्यूएशन सरप्लस आया, क्या इसमें से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्रॉफिट की, यानी डिविडेंड दे सकते हैं जी, नहीं दे सकते। ये अनरियलाइज है। क्या है बच्चों, अनरियलाइज है। क्या है बच्चों, इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, यानी आपको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ बच्चों, और ये तो खैर लॉ की बात है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ और जी डायरेक्टर्स ने कहा जी ये वाले जो पैसे हैं ना हमने साइड पे करके रख दिए, इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, बाकियों पे मिलेगा, कहता ये आपने क्या कर देना है, बोलो, ये आपने बता देना है लोगों को। क्या करना है, बस इस लाइन का मतलब ये है, बस इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने पहले ही बना लिए है ना, ये तो हमें पहले ही पता है। कहता एडिशनल डिस्क्लोजर इनकरेज्ड बाय IAS 16। कहता है ये वाले जो डिस्क्लोजर है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं ए इधर तक, ये सारे क्या हैं बच्चों, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे क्या हो। और ये वाले जो हमने पढ़े, ये वाले इफेक्टिव डेट फला ये वो, ये किससे रिलेटेड है, सिर्फ भाई ये पेपर में सवाल आ सकता है ना कि भाई रीवैल्यूएशन के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर कौन से हैं। तो अब आपने 2-3 दफा इनको पढ़ लेना है, और पढ़ लेना है तो एज इट इज लिख देना। ये वाले मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, सही है जी, इस तरह करके कुछ लिख देना। ये हेड देयर भी, ये तो आपको वैसे ही जुबानी याद है, और ये वाला भी आपको जुबानी याद है। बस इसके 2 हिस्से करने हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व, ये इस तरह, ये तो हो जाएगा ना बच्चों। अच्छा ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, ये वाला एडिशनल डिस्क्लोजर इन रीवैल्यूएशन वाला। आगे अगले डिस्क्लोजर उसने रिक्वायर, कहता जी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बता दें, आपकी मर्जी है बताएं या
कहता लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इनकरेज का मतलब क्या होता है जी? एक होता है जोर, भाई करो ये वाला काम, एक होता है भाई कर लो ना यार, मेरा दिल कर रहा है कि आप ये काम कर लो। इसे कहते हैं इनकरेज करना, मोटिवेट करना। क्या करना? IAS 16 मोटिवेट कर रहा है बच्चों को कि पढ़ो, मेरे सवाल करो। एनकरेज डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट, कहता हो सकता है ये इंफॉर्मेशन किसी यूजर के लिए क्या हो, मुफीद हो, फायदेमंद हो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द टेम्परेरीली आइडल प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, कहता अगर कोई एसेट वेला पड़ा हुआ है, जैसे अभी हमने एंशियन वाटर लिमिटेड वाले में कहा था ना, अक्टूबर वाले महीने में, क्या अब आपको कहाँ याद होगा वो सवाल? याद है अभी किया हमने जी। कहता एक महीना एसेट वेला पड़ा रहा, कहता ये फिर बता दो कि एक प्लांट है वो एक महीना जी वेला पड़ा रहा, ये बता दो। बता देंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये इनकरेज किया जा रहा है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक एसेट था, ये मैंने सवाल वैसे आज करवाना है। चले चले चलें, जैसे आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे। अच्छा ये तो सुन लो ना, अगर एक एसेट ऐसा है जिसके लाइफ थी मिसाल के तौर पे 3 साल 5 साल कर लें, 5 साल इस्तेमाल कर लिया, कॉस्ट है 100 रुपया, कितनी? अच्छा, और रेजिडुअल वैल्यू है बच्चों फॉर एग्जांपल 10 रुपए, इसको टोटल कितना डेप्रिशिएट करना था? 90 ना। 10 रुपए तो एंड पे रेजिडुअल वैल्यू है, वो तो डेप्रिशिएट नहीं होनी। कहता 5 साल गुजर गए, जितना डेप्रिशिएट करना था कर लिया। कहता अब आपने एस्टिमेट भी रिवाइज नहीं किया। कहता अब अभी भी आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है शायद अभी बेच दें अगले साल में। कहता ये एसेट अब आपके पास कितने पे पड़ा होगा, ये देखो, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, ये अब डेप्रिशिएट मजीद नहीं होगा। मैं स्नैरियो 1 और स्नैरियो 2, कॉस्ट है जी एसेट की 100, इधर भी कितनी है? लेस एक्यूमुलेटेड, ये 90 पे है, ये मेरी तो भी बस नहीं हुई, ये 100 है, ये बुक वैल्यू है, इधर आना है 10, इधर क्या आना है 0। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो 5 साल थे, एसेट बच्चों बुक वैल्यू पे पड़ा होगा, अब मजीद डेप्रिशिएट नहीं होगा। ये नहीं कहना कि 10 रुपए पड़ा मजीद डेप्रिशिएट कर दें, इधर तो रेजिडुअल वैल्यू पे बस। कहता इधर तो एसेट वैसे भी 0 पे पड़ा, अब इसे नेगेटिव में ले जाएं डेप्रिशिएट करके, ये कहना चाह रहे हैं। कहता अगर अभी भी एसेट पड़ा है और फुली डेप्रिशिएटेड है, किताबों में पड़ा रहने दें, कुछ ना कहें। द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, कहता एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, कहता एक ऐसा एसेट जिसने अभी अपनी जिंदगी पूरी नहीं की लेकिन वो काम चोर है, क्या है जी, वो कह रहा आप क्यों हमसे, कहता लेकिन वो एसेट जो है वो अब हमें फायदा नहीं दे रहा। फायदा देना क्या हो गया? प्लांट था भाई 5 साल इस्तेमाल करना था, 3 साल के बाद बां करने लग पड़ा जी। कहता अब आपने उसे क्या कहा, यार जान छुड़ाओ इस एसेट से, इसको बेच डालो, क्या करो। कहता इस तरह का एक्टिव जो रिटायर हो गया है अपने यूज से, क्या बच्चों, एक्टिव यूज से, कहता उसको किताबों में अभी क्या करना है, पढ़ा तो हुआ है लेकिन कहता उसका डिस्क्लोजर दे दो, क्या कर दो, आपने बेचने के लिए लगा दिया OLX पे, ठीक है सर, ले जी। कहता व्हेन द कॉस्ट मॉडल इज यूज, ये अहम है, द फेयर वैल्यू ऑफ पीपी व्हेन दिस इज मटीरियली डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट। डिस्क्लोजर का मतलब रिकॉर्ड करना नहीं होता, अंग्रेजियां बताना होता है, क्या होता है। कहता आप कॉस्ट मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब रीवैल्यूएशन तो करनी नहीं है, लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट है बुक वैल्यू से। कहता हम इनकरेज करते हैं आपको कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये बात बता दो अंग्रेजी में लिख के। कैसे भाई? अब ये जो 4 बातें हैं ये लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच्चों, ये पेपर में 3-4 नंबर का या 2 का तो नहीं 3 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल आ जाएगा और पूछ लेगा आपसे, अगर कभी आया तो, कि बताएं वो एडिशनल डिस्क्लोजर कौन से हैं जो IAS 16 इनकरेज करता है। 4 बातें, अगर कोई ऐसा टेम्परेरीली आइडल पड़ा हुआ है, अगर अपने एक्टिव यूज से रिटायर हो चुका है, वो भी बताना पड़ेगा, सही है सर जी। और बच्चों अगर, हाँ जी, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, हाईलाइट कर लो ना पॉइंट्स, टेम्परेरीली आइडल, फुली डेप्रिशिएटेड और रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज। अगर
मटीरियली डिफरेंट है जी। बुक वैल्यू किससे, रीवैल्यूड अमाउंट से। ये आपको डिस्क्लोजर्स बताने पड़ेंगे। ये थ्योरेटिकल सवाल पेपर में 3-4 नंबर का आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जी मेरे भाई। बुक वैल्यू है 100 रुपया, रीवैल्यूड अमाउंट है 250 रुपया। अब 150 का सरप्लस किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों? रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, कॉस्ट मॉडल है। कहता कर तो नहीं सकते रिकॉर्ड, लेकिन हम इनकरेज करते हैं कि इसकी अंग्रेजी लिख के यूजर को बता दो। ये डिफरेंट नाम है, अल्टरनेट नेम्स हैं बच्चों, जो कि इस्तेमाल होते हैं। आपको इन नामों का पता होना चाहिए, ये भी पढ़ लीजिएगा। होमवर्क नोट कर लें बच्चों, होमवर्क नोट कर लें, होमवर्क नोट कर लें बच्चों, लिखें जी। नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 15 तो है। रिवाइज क्या करना है आपने टेस्ट के लिए? आबिद लिमिटेड वाला सवाल, केएल वाला, केएल राहुल वाला सवाल, करण अर्जुन राहुल कर, हाँ जी, केएल वाला सवाल, फैम वाला सवाल, पियानो लिमिटेड वाला सवाल, पीकेआर लिमिटेड वाला सवाल। अच्छा देखो, पीकेआर सुनो ना, पीके नहीं भाई, पीकेआर, पीक्यूआर लिमिटेड वाले सवाल की अगर आपने पहले किया है, होमवर्क में भी किया, तो वर्किंग्स देख लीजिएगा, करने की जरूरत नहीं है। सुन लो ना। अब आबिद लिमिटेड वाला सवाल आप दोबारा फिर कीजिएगा, केएल वाला सवाल दोबारा ना कीजिएगा, वर्किंग देख लीजिएगा। फैम वाला सवाल दोबारा कर लीजिएगा। ये स्पुटनिक वाला सवाल अगर एक दफा कर लिया, या फिर वर्किंग देख लेना पूरा फॉर्मेट। ये वाला सवाल तो लाजमी आपने दोबारा करना है, क्योंकि ये आज हुआ। 3 सवाल लाजमी है, आबिद वाला, ये वाला, और बच्चों फैम वाला इनकरेज किया जा रहा है। ये तो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड। ये वाला और आबिद वाला, अंकल आबिद वाला, ये तो रिक्वायर्ड है। और बाकी पीकेआर वाला, फैम वाला, और जी पियानो वाला, और जी केएल वाला इनकरेज किया जा रहा है। सही है मेरे भाई जी? जी इधर तक बात से समझ आ गई भाई? ओके सर। और एक सवाल स्पुटनिक वाला, ये भी लाजमी है। 3 ये तो लाजमी है आज वाला स्पुटनिक वाला। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।